डॉक्टर अजय हाड़िया साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो कैंसर हॉस्पिटल आप संचालित कर रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी से इलाज करते हैं कैंसर का। सर, कितना सक्सेसफुल इलाज इलेक्ट्रो होम्योपैथी से होता है और आने वाले समय में देवास के लिए भी क्या कुछ आप सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करेंगे? हालांकि पास में ही लगा हुआ सांवेर में आपका हॉस्पिटल है, तो देवास के लिए क्या और सुविधाएं आने वाले समय में देखी जा सकती हैं? नमस्कार। सर्वप्रथम, जैसा आप जानते हैं कि कैंसर एक बहुत ही भयानक और जानलेवा बीमारी है। जैसे ही इसके बारे में पता लगता है तो मरीज के साथ ही परिजन भी ये सोचते हैं कि अब जीवन मुश्किल है। कैंसर का इलाज 3 प्रकार से होता है: कीमोथेरेपी, ऑपरेशन और रेडिएशन। और ये देखा जाता है कि इन तीनों इलाज के दौरान भी मरीज का जीवन कुछ ही महीनों का होता है, कुछ ही सालों का होता है जी। परंतु इंदौर में देवेले हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए जाना जा रहा है। हम लोग हमारे हॉस्पिटल में बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना ऑपरेशन के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और हमारे हॉस्पिटल में किसी भी स्टेज का कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज का हो या लास्ट स्टेज का हो, जिसको हम 4th स्टेज बोलते हैं, उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास मैक्सिमम वो मरीज आते हैं जो अपना एलोपैथी का इलाज ले चुके होते हैं, जो वो दर्द में होते हैं, वो तकलीफ़ में होते हैं। हम उन मरीजों को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके और ट्रीटमेंट करते हैं 7 दिनों में। उनके पेन को रिलीव करते हैं, उनकी अन्य जो सिम्टम्स होते हैं उनको हम ठीक करते हैं और आगे की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पूरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो हर्बल ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारी मेडिसिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट होती है। ट्यूमर की इन्फ्लेमेशन कम करती है, उसके पेन को कम करती है, उसके लीजन, उसके घाव को कम करती है और कैंसर को क्योर भी करती है। चूँकि एक हमारा संस्थान इंदौर और देवास के बीच हमने बनाया हुआ है, शिप्रा के अंदर, जी। जो शिप्रा पुलिस स्टेशन है उससे बिल्कुल लगा हुआ है। तो वहाँ 5 एकड़ लैंड में हमने ऑलरेडी एक हॉस्पिटल हमने बना रखा है, जहाँ पर अभी हम लोग नर्सिंग एजुकेशन देते हैं। हम 2025 में वहाँ पर हम एक 100 बेडेड एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पर पूरा जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होगा। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, पैरालिसिस हो गया है, जिनको गठिया हो गया है, रूमेटिज्म हो गया है, लीवर सोरिसिस ऑफ लीवर हो गया है, अस्थमा हो गया है, स्किन डिसीज हो गई है। जी। इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, केवल वहाँ हम मैनेजमेंट करते हैं। जी। तो हम इस हॉस्पिटल के अंदर उन मरीजों को हम लोग एडमिट करके और उनकी बीमारी को रूट आउट करेंगे, पूर्ण रूप से ठीक करेंगे। और ये बहुत जल्दी हम इसी साल स्टार्ट कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, मध्य प्रदेश का भविष्य देवास से हमारा एक कार्यक्रम है। कैसे देखते हैं देवास को? क्या आपको आवश्यकताएं महसूस होती हैं कि आने वाले समय में देवास में ये आवश्यकताएं होनी चाहिए पूरी सरकार की तरफ से? आप एक एडवोकेट के नज़रिए से देखते हैं तो क्या आपको आवश्यकताएं महसूस होती हैं? सर, सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी। और जैसे आपने पूछा कि देवास को न्याय की दृष्टि से या आने वाले समय में किस तरह आप देखते हैं, जी। देखा जाए तो आई थिंक से कि अगर जो न्याय के क्षेत्र में हमारे देवास में भी लगभग सब अच्छी प्रक्रियाएं संचालित है। नई नई संस्थाएं हैं, नए नए जो अभी नए अधिवक्ता हैं जो इनरोल्ड हो रहे हैं, जी। उनको जो आने वाली समस्या होती है अपने कोर्ट में अपेयरेंस के लिए, उसके लिए बहुत जो मतलब हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, न्यायालय की प्रक्रिया समझाते हैं। और जैसे देखा जाए कि अभी जो कानून में संशोधन हुए हैं, जी। उन संशोधन के अंतर्गत जो भी समस्याएं आ रही थी, जिनको जिस लिए भी संशोधित किया गया है, वो अभी संचालित रूप से थोड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सर, धाराओं में परिवर्तन हो गया है, जी। बीएनएस की धाराएं आ गई हैं। जी जी। सर, कैसे देखते हैं कितना न्याय आसान हो जाएगा इन बीएनएस की धाराओं से?
सर न्याय आसान होना तो थोड़ा सा संभव नहीं है, पर यह है कि थोड़ी सी प्रक्रिया सरल हो गई है, जिसको एक अधिवक्ता को समझ जाने के लिए, न्यायाधीश को समझने के लिए, और जो पक्षकार है उसका पक्ष मजबूती से रखकर हम एक अपना एक नया अनुभव शेयर करते हैं। लेकिन सर बीएनएस की धाराओं में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वीडियो एविडेंस उसके अंदर लगाए जा रहे हैं, जो न्याय है वो जो न्याय मांगने के लिए जब शरण लेता है, कोर्ट की पहुंचता है, तो उसके लिए कितना फायदेमंद ये हो जाता है, क्योंकि नियम में परिवर्तन के साथ साथ कई चीज़ों में परिवर्तन किया और जो व्यवस्था है वो भी ईजी हो जाती है। जो साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन में जो पारदर्शिता है, ये पक्षकार में और जो जनता में जो पारदर्शिता लाने के लिए जो संशोधन किया है, उसमें जो वीडियोग्राफी वगैरह होती है एविडेंस पे, वो एक तरह से सारी चीज़ों को शो करती है जी। उसके लिए एक फ़ायदा ये है कि किसी तरह का जो मन में संदेह होता है वो पक्षकार के मन में भी ना होता है, ना न्यायाधीश सरलतम रूप से न्याय देने में सक्षम होते हैं। धर्मेंद्र जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप मोटर व्हीकल एक्ट मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफ़ी कुछ जो प्रकरण हैं वो देखते हैं, इसमें किस तरह की जो चैलेंजेस हैं वो आपको मिलते हैं, और किस तरह की, क्योंकि कंपनियां जो होती है वो ग्राहक के फेवर में कम होती हैं और मालिक के फेवर में ज़्यादा होती है, इस तरह में किस तरह का न्यायोचित आप काम करते हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहां मतलब जो मतलब एक व्यवसायी हो या फिर घरेलू कारों का निर्माण करती कंपनी होती है, और एक अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को अच्छी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती है। पर किसी कारणवश किसी भी तरह की समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए या तो ग्राहक हो या कंपनी हो, दोनों के लिए न्याय के दरवाजे ओपन होते हैं। तो दोनों ही लोग कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं को लेकर न्यायालय तक पहुंचते हैं, और उस समस्या से जूझने के लिए फिर हम लोगों से जिस तरह का भी सहयोग होता है, सफलता में उस तरह का सहयोग करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि अधिकतर ग्राहक जो होते हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते सेवाओं के लिए, तो वो उपभोक्ता फोरम में अपना पक्ष रखते हैं। सर, कैंसर के मरीजों को रेडिएशन दिया जाता है, कितना हानिकारक होता है रेडिएशन उन मरीजों के लिए, क्योंकि वीकनेस लगातार बढ़ती जाती है शरीर में। कैंसर का इलाज संभव नहीं, लेकिन आप उसे संभव करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि रेडिएशन होता क्या है जी। जब शरीर में कैंसर होता है तो एलोपैथी सिस्टम ये करता है कि वहाँ पे पहले बायोप्सी करता है, बायोप्सी करने के बाद उस पार्ट को वहाँ से वो निकाल देता है जी। उस आर्गन्स को निकालने के बाद में आसपास लिम्फेटिक नोड्स होती हैं, जो लिम्फेटिक नोड्स होती हैं ये लिम्फ फिल्टर करने का काम करते हैं। और इसको समझाऊं कि जो हमारे शरीर में WBC होती है, जो वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, ये हमारे ब्लड को, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। जो कैंसर जो इसी WBC सेल्स में ही होता है, इसमें ही इन्फेक्शन होता है। तो ये हमारे शरीर में एक पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, वहाँ पर हजारों की संख्या में लिम्फेटिक नोड्स। जब कैंसर होता है तो पूरी सभी लिम्फेटिक नोड्स में ये कैंसर हो जी। ऑपरेशन करने के बाद में जो लिम्फ नोड्स आसपास की होती है वहाँ पर हम रेडिएशन देके और वहाँ पे उसको दबाने का प्रयास करते हैं। जब हम रेडिएशन देते हैं तो आसपास के जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो नर्व्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, वो भी जल जाती हैं। तो वो जलने से वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है, और वो रेडिएशन जब हम जैसे कहीं का नेक का करें या गले का रेडिएशन करते हैं तो वहाँ की जो लार बनने वाली ग्रंथि है वो काम करना बंद कर देती है। मुंह में बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि सूखापन आता है, या कई बार लार बहुत ज़्यादा आती है। तो उसके बाद जब ये सिम्टम्स होते हैं तो कोई इसका इलाज नहीं है, और फिर हम देखते हैं कि आने वाले 3 महीने 4 महीने बाद वो जो जिसका ऑपरेशन करते हैं वहाँ पे दोबारा से कैंसर होता है, और वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे ये कहेंगे कि सड़न लग जाती है, वहाँ से ब्लड आना चालू हो जाता है। तो वो रेडिएशन बहुत समय तक काम नहीं कर, और इसी वजह से कहते हैं कि रेडिएशन कीमोथेरेपी एक बार फिर भी ठीक है, परंतु रेडिएशन उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो रेडिएशन करने से कैंसर कभी खत्म नहीं होता, हम कुछ समय के लिए उसको दबाने का प्रयास करते हैं। सर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, इसका सक्सेस रेट कितना है, क्या लग रहा है, कितना ये सक्सेसफुल रहती है, और सबसे बड़ी बात की क्या पेनलेस है या पेनफुल? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारी जो मेडिसिन है वो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करती है,
पूरी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है, हर्बल प्लांट्स हैं, प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के उसमें अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल देते हैं, उसमें एनर्जी होती है और हमारी मेडिसिन ब्लड लिम्फ को प्योर करती है। जैसे कहेंगे WBC है, उसका इन्फेक्शन बढ़ गया है, उसको कम करती है। तो इम्यून सिस्टम यदि बढ़ जाता है तो जो कैंसर सेल्स होते हैं वो ऑटोमेटिक नॉर्मल सेल्स में परिवर्तित होना स्टार्ट होते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन जब उनको वहाँ मिलता है। और हम ये कहते हैं कि कैंसर जो सेल्स जब बढ़ते हैं तो उनकी हम डाइट जो है वो हाई प्रोटीन डाइट को बंद कर देते हैं। तो जब हाई प्रोटीन डाइट बंद की जाती है तो कैंसर को उसका भोजन बनना बंद होता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल सेल्स में बदलना चालू होते हैं। सर एक बेसिक क्वेश्चन है कि जैसे ही कैंसर किसी मरीज में डायग्नोस होता है तो वो सबसे पहले तो तय नहीं कर पाता है कि हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हमको इलाज करवाना है कि हमको कीमोथेरेपी कराना है। ऐसे में किसी मरीज को या उनके परिजन को किस तरह का कॉन्फिडेंस चाहिए होता है और वो कैसे तय करे कि वो कहाँ जाएं? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कैंसर डायग्नोस होता ही बड़े सेंटर में है, जब कोई तकलीफ होती है, कैंसर जब होता है शरीर के अंदर, जब डायग्नोस होता है तो उसके 6 महीने या साल भर पहले वो बीमारी शरीर में आ चुकी होती है। जब तकलीफें चालू होती हैं तो मरीज किसी लोकल डॉक्टर को दिखाता है, वो जब एंटीबायोटिक देता है उससे उसको फ़ायदा नहीं होता तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप बड़े सेंटर में भेज देते हैं, वहाँ फिर उनकी सोनोग्राफी हो, CT स्कैन होता है, MRI होता है, एंडोस्कोपी होती है, तो पता लगता है कि उसको कैंसर है। तो उसी समय डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें तुरंत ऑपरेशन कराना है, तुरंत इनको कीमोथेरेपी देना है। तो पेशेंट को उस जगह से उसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो हमारे पास वो पेशेंट आते हैं मैक्सिमम जो है तो वो सर्जरी कीमो रेडिएशन कर चुके होते हैं या डॉक्टर ये बोलते हैं कि इनका जो शरीर है वो कीमोथेरेपी लेने लायक नहीं है, रेडिएशन लेने लायक नहीं है, तो बोल देते हैं कि इनकी सेवा करिए, हम इनका इलाज ही नहीं कर सकते। एक 70 साल का व्यक्ति है जिसको लंग कैंसर हो गया, जिसकी वेट उसका 50 किलो है, वो कीमोथेरेपी ले ही नहीं सकता, उसको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको किडनी की डिसीज है, तो उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे पेशेंट हमारे पास मैक्सिमम आते हैं जो एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं। वो गूगल सर्च के माध्यम से या हमारे यहाँ जो उन मरीजों ने जो इलाज कराया है और जो हमारे यहाँ से फ़ायदा लेके गए वो बताते हैं कि आप देवलिया हॉस्पिटल जाइए, तो वैसे मरीज हमारे पाल ज़्यादा आते हैं। अगला प्रश्न मेरा धर्मेंद्र जी के लिए है। सोनकस जैसे कस्बे से निकलकर कहीं ना कहीं इंदौर उच्च न्यायालय में हम सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अलग अलग तरह की जो कंपनीज है उनको हम लोग सेवाएं दे रहे हैं। क्या कुछ जो वकालत का जो पैसा है वो किस तरह से कारगर साबित होता है और इस तरह की लाइन में जाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्राइम से बिल्कुल हट कर एक जो पेशा है वो बन चुका है? जी देखिए, जहाँ तक बात सोनकच की है, सोनकच से सफ़र तय करने की है, तो सोनकच मेरा स्कूलिंग टाइमिंग रहा है। फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से मैंने लॉ किया है, गवर्नमेंट माधव लॉ कॉलेज उज्जैन से मैंने LLM किया है। उसके बाद फिर मैं इनरोल्ड हुआ। इनरोल्ड होने के बाद में मैंने कंटिन्यू 2011-12 से हाई कोर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो वहाँ तक जाने का जो सफ़र रहा बड़ा संघर्षी और अनुभवी रहा है। और वकालत में जो मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती है, जो कठिनाइयाँ आती है, वो ये है कि हम जैसे हमारी वकालत स्टार्ट करते हैं बेसिकली स्टार्ट करने के लिए जो स्टैंडम और एक स्टेबलिश स्टैंड होना चाहिए, उसके लिए हमको थोड़ा सा जो डिसीजन लेना है वो सोच समझ के और विचार के लेना। उसमें जो मतलब उसकी स्ट्रीम्स होती है, उसकी जो फील्ड्स सब अलग हो जाती है। क्रिमिनल अलग हो जाता है, सिविल अलग हो जाता है, सर्विस मैटर्स अलग हो जाते हैं, कंपनीज़ के अलग हो जाते हैं, लेबर के अलग हो जाते हैं, कंज्यूमर फोरम अलग हो जाते हैं। तो एक एडवोकेट जो होता है उसके अंदर सर्व गुण होते हैं, सभी गुण होते हैं। ऐसा नहीं पर्टिकुलर कि वो किसी एक स्ट्रीम में जाता है, एडवोकेट सारे काम करता है। तो रही बात कंपनीज की, तो कंपनी में तो कंपनी का जो काम है वो कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारा वर्कआउट होता है। और कोर्ट का जो कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसमें सभी तरह के वर्क होते हैं। सर LLB की बात की जाए तो आपने तो पुराने समय में LLB किया, लेकिन आज का जो समय है हम देख रहे हैं कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं LLB के, क्या उसको उतना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि जो किताबी पढ़ाई और जो फील्ड का ज्ञान होता है, जो कोर्ट जाकर लिया जा सकता है, दोनों में कितना डिफरेंस और कितना चुनौतीपूर्ण आज का जो LLB के सब्जेक्ट हैं वो देखते हैं आप? सर एक्चुअल देखा जाए कि अभी वर्तमान समय में जो सिलेबस है, वो वर्तमान समय में जो स्टडीज प्रोसेस है वो थोड़ी सी डिफरेंट तो नहीं कह सकते। स्टडी तो सब्जेक्ट्स तो वही सारे हैं, बट क्या है उनको पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज हुआ। आधुनिकता आने से वो जो चेंजेस आया है,
कुछ कुछ चीज़ें पहले डिजिटल चीज़ें नहीं हुआ करती थी, स्क्रीन पे पढ़ाई नहीं होती थी, आज स्क्रीन्स पे भी है। फील्ड वर्क को अगर देखा जाए तो अपन किताबी जो भाषा शैली देखें तो किताबों का ज्ञान तो एक अधिवक्ता को होना ही चाहिए। और स्टूडेंट की अगर अपन बात करें तो कानून का ज्ञान अगर कोई विद्यार्थी लेना चाह रहा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो जो डिफरेंट एक किताबी मतलब ज्ञान है और एक डिजिटल ज्ञान है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो देखा जाए कि अगर जो फील्ड में काम करता है एक एडवोकेट या एक स्टूडेंट ये थॉट रखता है कि मुझे न्यायालय में जाके कुछ काम करना है, तो उस काम के लिए उसको नॉलेजेबल और एक प्रोसेस के साथ साथ एक ग्लोबल नॉलेज और एक किताबी ज्ञान दोनों होना बहुत ज़रूरी है। सर आज डिजिटल समय है, मोबाइल सबके पास है, गूगल पर सर्च करते हैं कि किस मामले में क्या धाराएं बनती हैं। कई बार जो गूगल ज्ञान होता है कितना सही आप इसको मानते हैं, क्या उस पर 100% सही ज्ञान जो है वो मिलता है? क्योंकि लोग जो है वो उस ज्ञान को देखते हैं और उसके बाद में वो उसकी तरफ रुख करने लगते हैं। एक्चुअली देखा जाए सर कि गूगल का जो ज्ञान है कई 100% वो आपको ज्ञान दे सकता है, प्रोसेस नहीं बता सकता, प्रक्रिया नहीं बता सकता। एक एडवोकेट न्यायालय में जिस तरह से काम करता है वो काम गूगल नहीं कर सकता। गूगल सिर्फ आपको एक शॉर्टली डायरेक्शंस दे सकता है, बाकी जो वर्क की प्रोसेस है वो तो एक एडवोकेट ही है। और एक जो चिकित्सक हमारे सम्मानी है हार्डिया साहब, जैसे ये इनका पेशा डॉक्टर हैं ये, तो ये इनकी प्रोसेस बेटर देन ये समझते हैं जी। एक गूगल नहीं बता सकता कि एक ऑपरेशन कैसे होगा। अजय हार्डिया जी, कैंसर का पता करने के लिए कई बार लेब जो हम भेजते हैं सैंपल्स, इंदौर के अलावा अगर बात की तो उसको मुंबई भेजकर क्रॉस कराना पड़ता है। इसमें आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि इंदौर के अंदर एक हाईटेक कैंसर लैब होना चाहिए ताकि मरीजों को जल्द से जल्द रिपोर्ट्स में उनका जानकारी पता चले? क्योंकि जब यहाँ से मुंबई जाती है 1 हफ्ता 15 दिन उसमें आने में लगता है, तब तक मरीज का समय निकलता जाता है। ऐसे में उसको कई बार तो कैंसर का पता आखिरी स्टेज में लोगों को पता चलता है। देखिए क्या होता है कि जब छोटी जगह से जब कैंसर छोटे स्थान पे छोटे शहरों में जी जब वहाँ जांच की जाती है तो ये मरीज जब बड़े सेंटर में जाता है, या दिल्ली या टाटा में जाता है, एम्स जाता है, तो वो छोटे शहरों की रिपोर्ट्स को वो मना कर देते हैं कि इसको मानना नहीं है, और वो अपने सिरे से फिर करते हैं। तो इस दौरान हम कहेंगे टाटा में नंबर लगते हैं, वहाँ पे 3 महीने 4 महीने 5 महीने केवल जांचों में ही लग जाता है, और उसी जांचों के दौरान ही वो पेशेंट है वो बिना ट्रीटमेंट के एक्सपायर कर जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जैसा हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं, हमारा ये मानना है कि बायोप्सी कैंसर को और फैलाती है। प्राइमरी रूप से जब हम एंडोस्कोपी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, उसके अंदर 99% हमें ये पता होता है कि कैंसर के सेल्स हैं जी। परंतु बायोप्सी इसलिए की जाती है कि हमें कीमोथेरेपी देना है, तो कीमोथेरेपी हम तभी देंगे जब एक कंफर्म हो जाएगा बायोप्सी से कि इसको कैंसर है। क्योंकि यदि 10 व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें यदि कीमोथेरेपी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो 10 में से 6 लोगों को कैंसर हो जाएगा जो स्वस्थ हैं। तो कीमोथेरेपी तो इतनी खतरनाक है कि स्वस्थ व्यक्ति को कैंसर का यही कारण बायोप्सी की होती है। और हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और देवलिया हॉस्पिटल कभी भी बायोप्सी को हम नहीं कहते कि हमारे पेशेंट को बायोप्सी कराया जाए। आप सीटी स्कैन एमआरआई कराएंगे, उसी के द्वारा ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। और हम जो ट्रीटमेंट करते पूरी होल बॉडी ट्रीटमेंट करते, बायोप्सी हम एक पार्ट की ले रहे हैं। कई बार हम करते हैं कि बायोप्सी हमने ली है, 1 बार ली है, 2 बार ली, और वो पता लगा है कि वो नेगेटिव है, और पता लगता है कि 3 महीने बाद वो कैंसरस है। तो 3 महीने पहले प्राइमरी स्टेज के अंदर पैथोलॉजी लैब फेल हो जाती हैं कि इसको कैंसर नहीं है, परंतु 3 महीने बाद जो कैंसर बढ़ता है तो बोलते हैं कि उसको कैंसर हो गया है। तो ये 2 बार बार छेड़छाड़ करने से वो लीजन है वो बढ़ना चालू हो जाता है, वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो जो बीमारी प्राइमरी स्टेज में ठीक हो सकती थी वो फिर मेटास्टेटिक हो जाती है। सर, जो शुरुआती दौर में अगर पता चल जाता है कि कैंसर है, क्या उसके ठीक होने के चांसेस रहते हैं? क्योंकि शुरुआत जब हो रही है, शुरू में वो डॉक्टर के पास पहुंच गया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपके पास पहुंच गया लेने के लिए, तो क्या उसका कैंसर ठीक हो सकता है? क्योंकि बताया जाता है कि कैंसर का इलाज नहीं है, लोगों के दिमाग में इसको क्या वहम है, क्या इसको आप क्लियर? नहीं, बिल्कुल कैंसर को ठीक किया जा सकता है, 100% कैंसर को ठीक किया जा सकता है। प्राइमरी स्टेज में तो ठीक किया जा सकता है जी। देवलिया हॉस्पिटल में ऐसे मरीज हैं जिनको मेटास्टेटिक कैंसर है, जिनको लंग्स कैंसर है, जिनको ब्रेन ट्यूमर है, जिनको पैनक्रेटिक कैंसर है, लीवर कैंसर है, वो मरीज भी क्योर्ड हो गए हैं। तो ऐसा नहीं कि 4th स्टेज मरीज को भी
क्योर नहीं किया जा सकता है। फोर्थ स्टेज मैरिज भी क्योर हो सकता है। होता यही है कि एलोपैथी के अंदर ट्रीटमेंट नहीं है। हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो और इम्यून सिस्टम कीमोथेरेपी देते हैं, एक कीमोथेरेपी नहीं देते हैं, 10 देते हैं, 12 देते हैं, 20 देते हैं, 25 देते हैं, इम्यून सिस्टम खत्म कर देते हैं। और हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। और हमारे पास कई केस हैं जिसमें मेटास्टेटिक डिसीज से कैंसर भी क्योर्ड हुए हैं। तो सबसे बड़ा जो एक कैंसर को ठीक करने का कारण है वो हमारा है खान पान। हमारी जो डाइट है वो डाइट ही हमारे कैंसर को 80% तक क्योर कर सकती है। तो कैंसर जब होता है तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। तो वो इसलिए बोलते हैं कि ऑपरेशन करेंगे, कीमोथेरेपी करेंगे तो शरीर में एनर्जी चाहिए, ब्लड लॉस होगा, तो उसके लिए बोलते हैं हाई प्रोटीन। बोलते हैं आप नॉनवेज खाइए, आप अंडा खाइए, आप पनीर खाइए और ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये सब चीज़ें जो हैं, ये फूड है, ये कैंसर के सेल्स को और ग्रो करता है। और हम बोलते हैं कि जैसे कैंसर आपको पता लगा, ये हाई प्रोटीन डाइट आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप गेहूं को बंद कर दीजिए। गेहूं ग्लूटीन है जो सबसे ज़्यादा कैंसर फैलाने का कारण है। आप मिलेट्स खाइए, आप फ्रूट्स लीजिए, आप जूस लीजिए। आप यदि ऐसा करेंगे तो आप 100% कैंसर को हरा सकते हैं। खाने का जो प्रोटोकॉल है वो 8 से 9 घंटे का होना चाहिए। 24 घंटे में से केवल आपको 8 घंटे खाना खाना है और आपको 14 घंटे खाना नहीं लेना है। तो वैसे ही कैंसर के सेल जब भूख लगती है तो वो भूखे ही मर जाएंगे। जब खाना ही नहीं मिलेगा तो भूख से मर जाएंगे। तो कैंसर ठीक किया जा सकता है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और lalluram.com के इस खास कार्यक्रम मध्य प्रदेश का भविष्य देवास से सर हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अजय हाड़िया, हमारे साथ में धर्मेंद्र मालवीय जी, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।